नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और उनके बारे में सवाल पूछे जाने के मेंस में बहुत सारे चांसेस होते हैं। आज हम देखेंगे एक ऐसा ही सवाल जो पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। बिफोर दैट जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारे स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे 25% डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप लोडी 25 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। आज के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। नाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी अंडरस्टूड and the question needs to be answered according to what is asked in the question। हम क्या करते हैं, हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में 4 से 5 चीजें पढ़ लेते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से प्रोविजंस हैं उनके बारे में, क्या किसी और कानून या किसी लॉ में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिफाइंड है, उनके इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस और व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग प्रिविलेजेस या केसेस ऑफ मिसयूज, और वो किस तरीके से चेंज किए जा सकते हैं, इंप्रूव किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट्स रिकमेंडेशन। हम ये सब पढ़ते हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, इस फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर में क्वेश्चन की डिमांड को भूल जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स कलेक्टिव प्रिविलेजेस, एंड इट्स मेंबर्स, दैट इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, as envisaged in Article 105 of the Constitution, leave room for a large number of uncodified and unenumerated privileges to continue। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन, assess the reasons for the absence of legal codification of parliamentary privileges। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की लीगल कोडिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है, यानी कि किसी पार्लियामेंट्री कानून में इसको लिस्ट डाउन नहीं किया गया है। इसका कारण आपने बताना है, व्हाट इज द रीजन। एंड मोस्ट ऑफ यू विल बीट अराउंड द बुश, विल नॉट टॉक अबाउट दिस। व्हाई? बिकॉज ये डायरेक्टली कंटेंट आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। मतलब आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें जो एनालिसिस है वो इस रीजन को टच नहीं करता है कि क्यों कोडिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी एड्रेस्ड। नाउ दिस इज रिलेटिवली ईजियर, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कैसे रिफॉर्म करना है इसके बारे में आप जनरली मटेरियल तैयार कर लेते हो। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपनी अपनी जानकारी को मोल्ड करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिया गया है, आप इसी को एक्सपैंड करते हुए कह सकते हो, या आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बता सकते हो। मैं यहां पे इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा जो मेन बॉडी ऑफ द आंसर है, जहां पे मैं ये बताता हूं कि क्या रीजंस हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लीगली कोडिफाई नहीं किए गए हैं, वहां पे मैं वन ऑफ द रीजन देता हूं कॉलोनियल हैंगओवर का। तो आगे आप जब क्वेश्चन को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन को इस हिसाब से इमेजिन करिए, जो चीज आप मेन बॉडी ऑफ द आंसर में नहीं लिखने वाले हो वो इंट्रोडक्शन में लिखो। हर चीज जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो आपका एग्जामिनर पढ़ रहा है, उसे नई लगनी चाहिए आपके आंसर में, न्यू। नाउ आर्टिकल 105 एंड 194 टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 122 and article 220 they talk about that parliamentary proceedings cannot be questioned in the court of law। similarly state legislature की जो proceedings है they also cannot be questioned in the court of law। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स आपको बताते हैं, ठीक है। 122 एंड आई एम सॉरी, नॉट 220, 212, आई अपोलोजाइज, ठीक है। तो आर्टिकल 122 और 212 ये बताते हैं पार्लियामेंट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कि इनकी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलेक्टिव प्रिविलेजेस। यू ऑल्सो नो दैट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आते हैं, उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 इसका सेक्शन 135A ये कहता है कि पार्लियामेंट के सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, इसके बीच में और सेशन के दौरान किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्रिमिनल केस में अरेस्ट जरूर किया जा सकता है। इन द क्रिमिनल केस ही और शी कैन बी अरेस्टेड। अब ये भी एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, बट प्रॉब्लम क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ कि ये कहीं पे एग्जॉस्टिवली डिफाइन नहीं किए गए हैं। एग्जॉस्टिवली का मतलब कि मैंने आपको लिस्ट दे दी कि ये 10 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है और इसके बियॉन्ड कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता है।
सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कोडिफिकेशन, जो यहां पे क्वेश्चन में पूछी भी गई है, जिसको हमने एड्रेस करना है। इसको डायरेक्टली एड्रेस करने से पहले हम इश्यूज को एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हैं या एक माइक्रो डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन एनी केस हमारे पास जानकारी है, वी हैव नॉलेज, वी वांट टू शेयर दैट नॉलेज, बट वी आल्सो डोंट वांट टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग थ्रू द आर्टिकल्स, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 टू 122, 212, ये हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिए हैं, गिव अस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। Before starting the main body of the question, where I assess the reasons for the absence of legal codification, I draw a small diagram. What I can do is, I draw a small diagram. तो क्या कर सकता हूं मैं? एक छोटा डायग्राम बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा issues with privileges, ठीक है? Issues with privileges. When I say issues with privileges, my number 1 will be lack of codification. Second will be discretion ओवर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करना है, ये बहुत ही डिस्क्रिशनरी मैटर बन गया है। तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? शायद आपको यहां दिख जाएगा, यहां ये भी ऊपर लिख देता हूं, डिस्क्रिशन ओवर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है? नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या होगा यहां पे? एक और पॉइंट होगा पनिशमेंट वेरीज। तो क्या पनिशमेंट मिलती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए? वो वेरी कर सकती है फ्रॉम एडमोनिशन यानी डांट फटकार लगाना, टू जेल टर्म, टू एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो बहुत बड़ी रेंज ऑफ पनिशमेंट है ना? थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। व्हाई? बिकॉज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए जो पनिशमेंट मिलती है, that punishment is given by the legislature. Now legislature technically is not a body that is designed for justice delivery. वो बॉडी डिजाइन नहीं है जस्टिस डिलीवरी करने के लिए, वो बॉडी डिजाइंड है लॉज बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। जस्टिस डिलीवर करने के लिए कानून की समझ रखने वाले जजेस को हम बनाते हैं, रखते हैं और पोजीशन करते हैं कोर्ट्स के अंदर। सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स। एंड वन मोर इशू इज misuse of privileges. Many MPs और MLAs they try to put any act of theirs as privilege. तो 2024 से पहले ना MPs अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में कुछ वोट देने के लिए ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं माना जाता था। दैट मीन्स if I am taking as a member of parliament, if I am taking a bribe and I am voting in the parliament based on that bribe, I will not be charged under corruption. Why? Because voting is a duty that is parliamentary process. जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर के अंदर आता है, वोटिंग कर रहा हूं और उसको लेके मेरे को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट के बाहर मेरे पे सजा नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब पार्लियामेंट के बाहर एग्जिस्ट करता हुआ कोई कानून मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स अप्लाई होंगे। इस चीज का मिसयूज भी हो सकता था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको एग्री किया था कि हाँ ऐसा ही है। 2024 में जाके सीता सोरेन केस में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में किसी वोट देने के लिए या कोई स्पीच देने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लेता है, तो उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लग सकता है। उसने ये करप्ट एक्टिविटी की है, ब्राइब ली है, रिश्वत ली है, तो ही इज नॉट गेटिंग इम्यूनिटी अंडर प्रिविलेजेस। इसका मतलब लगभग आपको 25-30 साल लग गए ये क्लैरिफाई करने के लिए कि ऐसा कुछ होता है। इस दौरान कई बार मिसयूज प्रिविलेज का हुआ होगा, ऐसा कई बार मिसयूज होता है। अब आपको ये एक्सपैंड नहीं करना है अपने आंसर में, लेकिन जब आप बताओगे कि इश्यूज विद प्रिविलेजेस, तो आप एक ब्रिज बना रहे हो अपने इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में। क्यों? क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम आप लिखोगे बिफोर स्टार्टिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एब्सेंस ऑफ लीगल कोडिफिकेशन। ये जो पहली पॉइंट मैंने लिखी थी, लैक ऑफ कोडिफिकेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एब्सेंस ऑफ कोडिफिकेशन, ये लिख दिया। देन रीजंस, ये मेरे पॉइंट्स आने शुरू हो गए, 1 2 3, समझ रहे हो? अब यहां से मैंने रीजंस बताने शुरू कर दिए। नंबर 1, कॉलोनियल लेगेसी। हमने सोचा कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर या पुराने ब्रिटिश रूल से जिसने हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, वहां पे क्योंकि कोडिफिकेशन नहीं है, तो हमें भी कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का पर्पस ये माना गया था कि एमपीज जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर ना पड़े।
The objective of giving parliamentary privileges to MP और MLA is not to make them elite privilege holders. उनको elite बनाने का या उनको privilege देने का ये objective नहीं है. Objective ये है कि बाहर की कोई forces उनको influence ना कर सके, कि अपना decision वो बदल सके. वोट देते टाइम किसी X बंदे के फेवर में वोट देना था, वो पैसे लेके Y के फेवर में वोट देते, ऐसा ना हो. इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है बेसिकली. तो ये आपने हाईलाइट करना है. सबसे पहले कॉलोनियल लेगेसी. दूसरा पॉइंट आएगा रिंग फेंसिंग पार्लियामेंट सैंक्टिटी. पार्लियामेंट अपने आप को सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है. वो नहीं चाहता है कि बाकी पिलर्स जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव उसके साथ इंटरफेयर करे. इस वजह से हम कोडिफाई किए बिना अपने प्रिविलेजेस को रखते हैं, ताकि कभी भी स्कोप आए तो हम उसे एक्सपैंड भी कर सके. विच लीड्स अस टू द थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. अगर हम प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर देंगे, यानी कानून के अंदर मेंशन कर देंगे कि जी ये 10 प्रिविलेजेस हैं, तो 10 प्रिविलेजेस मतलब जब भी हम किसी चीज को कोडिफाई करते हैं हम एक लिमिट लगा रहे हैं कि इसके बियॉन्ड प्रिविलेजेस नहीं जा सकते हैं. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो सकता है? आज के टाइम पे बिना कानून को बदले, बिना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू जाए, आप किसी भी चीज को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बता सकते हो. अब ये चीज एमपीज के फेवर में है, एमएलए के फेवर में है, और जो बाकी जनता है उसके एक तरह से अगेंस्ट है. सो पार्लियामेंट चाहती है कि कलेक्टिवली एज अ पार्लियामेंट एंड इंडिविजुअल एमपीज की प्रिविलेजेस बने रहने के लिए वो कोडिफिकेशन नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि कल को वो अपनी इस डेफिनेशन को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो वन रोल इज प्लेड बाय जुडिशियल रिस्ट्रेंट. जुडिशरी आमतौर पे देखा गया है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस करती हुई नजर आई है. इनफैक्ट इवन इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स जुडिशरी हैज इन 1 or 2 केसेस इंटरफेयर्ड बिफोर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर. लेकिन यहां पे जुडिशरी ने एक रिस्ट्रेंट सा दिखाया है पिछले 50-60 सालों से, जब से ये प्रिविलेजेस चलते आ रहे हैं. इस वजह से लीगल कोडिफिकेशन अभी तक इसकी नहीं हुई है. अदरवाइज जुडिशरी गाइडलाइंस इशू करके करवा सकता था लीगल कोडिफिकेशन, उसने नहीं किया है. इससे रिलेटेड जजमेंट्स भी मैंने आपको दे दी है नोट्स के अंदर, ताकि आप इनको यूज कर सकें. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी एड्रेस्ड. तो आपने लगभग 1.5 पेज के अंदर ये बता दिया कि व्हाट आर द रीजंस. तो बाकी का जो लास्ट पेज है उसमें आप बताओगे कि हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड. यू कैन गिव 5 to 6 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 इज, सबसे पहला पॉइंट सिंपलेस्ट पॉइंट है कि इसको कानून बना के कोडिफाई कर दो. किसी एक्ट के अंदर लिख दो कि 8 से 10 प्रिविलेजेस है. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए. आप जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेके आते हैं पार्लियामेंट में, तो उस मोशन में क्लैरिफाई करें कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी आउटसाइडर ने प्रिविलेज ब्रेक किया है. से फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का वन ऑफ द प्रिविलेजेस ये है कि वो अपनी प्रोसीडिंग सीक्रेट में कंडक्ट कर सकता है. और यदि कोई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग करता है तो वो सीक्रेट सिटिंग की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, वो चाहे वो रिपोर्टर हो, न्यूज़पेपर वाला हो, कोई भी हो. नाउ दिस इज फेयर. ये बहुत ही फेयर है, क्योंकि एक क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन नॉर्मल सिटिंग ऑफ द हाउस एंड सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस. बट कुछ केसेस में क्या होता है कि एमएलएज या एमपीज के खिलाफ लिखे हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ये मान लिया जाता है दैट दे आर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ये मान लिया जाता है दैट दे आर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तो वहां पे अपनी डिस्क्रिशन ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. दे आर यूटिलाइजिंग देयर ओन डिस्क्रिशन इन डिफाइनिंग व्हाट इज अ प्रिविलेज. दैट इज प्रॉब्लमैटिक. अगेन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक ओवरसाइट कमेटी हो, प्रिविलेजेस कमेटी के पास पावर हो कि वो गाइडलाइंस इशू कर सके कि कौन से केसेस में प्रिविलेजेस का मोशन या प्रिविलेज मोशन को एडमिट करना है, कौन से केस में नहीं करना है. प्रिविलेजेस को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, बदलते वक्त के साथ, और इसके लिए एक्टिव जुडिशरी का रोल इन्वॉल्व होना चाहिए. कंक्लूड करते वक्त आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हो. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत के जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं वो तब से चलते आ रहे हैं जब यूरोप में नोमैड घुमा करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे यूरोपियंस. तब से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ अंश लेके चल रहे हैं, और यही चीज लीडरशिप हमें आगे दिखानी पड़ेगी. इफ वी हैव वेल डिफाइंड प्रिविलेजेस वी कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड. अब इसी तरह से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनफैक्ट 2013 के बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्स में, जहां कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस के थ्रू थीम वाइज फ्रेमवर्क्स बताते हुए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस को हैंडल करना है. इसके साथ साथ आपको कंटेंट यानी कि मॉडल आंसर्स तो सभी के मिल ही जाते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करना है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है थीम्स, ये सब सीखते हैं. तो अगेन जैसा मैंने आपको रिमाइंड कराया था 25% डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन अवेल दैट. और आगे के क्वेश्चंस के लिए
जुड़े रहिए मेरे साथ मेंस अ डे पे। धन्यवाद।